हेलो एवरीवन। आज का पहला आर्टिकल रिलेटेड है गंभीरा ब्रिज के ऊपर जो माही सागर रिवर पर है। ये माही सागर रिवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ये ट्रेजिक इंसिडेंट कहाँ पर हुआ। गंभीरा ब्रिज जो पदरा टाउन है, गुजराती लैंग्वेज का वर्ड है, तो मुझे वर्डिंग लेने में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये बडोदरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो ब्रिज अवेलेबल था वो किसके ऊपर था? ये ब्रिज था माही सागर रिवर, जिसे अदर नेम माही रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वेरियस कैजुअलिटी हुई हैं और अप्रॉक्स 12 लोगों के मरे जाने की न्यूज़ आ रही है। 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। ब्रिज की डिटेल क्या है? ये सब बहुत साल, 40 साल पुराना ब्रिज था, तो वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी हो सकता है। वन ऑफ द अदर रीज़न क्या हो सकता है? शेड्यूल से इसका चेकअप ना हुआ हो। शेड्यूल से चेकअप का क्या मतलब है? कि आप ओवरसाइटिंग अथॉरिटी जो है इसकी देख-रेख अच्छे से ना रखती हों। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और यहाँ पर जितने लोगों को बचा सकते हैं, उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। देखो, पहली चीज़ आप जान लो कि बहुत सारे व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, मगर हमें जो व्यूज़ मिल रहे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। मगर जो ओरिजिनल व्यूज़ आएँगे, वो जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, तब पता हो चलेगा हमें। देखो, पहला क्या आ रहा है? स्ट्रक्चरल एज एंड फटीग मतलब क्या होता है कि कोई भी ब्रिज जो है जब वो कोलैप्स होता है तो उसकी एज एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है। अगर किसी ब्रिज की एज हो गई है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरली प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या इम्पोर्टेंट है कि उसकी ओवरसाइटिंग अथॉरिटी प्रॉपर उसकी वीकनेस चेक करे, कंक्रेटाइजेशन को चेक करे, रीइंफोर्समेंट चेक करे। तो एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है लैक ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस एंड ऑडिट। भाई, किसी भी चीज के लिए रेगुलर मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। ये जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं, ये चीज डेवलप्ड कंट्री में बहुत देखने को मिलती है। देखो, मैं ऑफशोर में जॉब करता था, रिग में। तो रिग में क्या होता था, जो हमारा मरकरी रिग था, उसके अंदर जो है रेगुलर मेंटेनेंस होता था। मतलब 6 महीने में उसका मेंटेनेंस होगा ही होगा और ऑडिट होगा ही होगा। अगर ऑडिट में खामी है तो इंग्लैंड की कंपनियां क्या करती थी, उसे बाहर निकाल कर फेंक देती थी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, जो हेल्थ इंस्पेक्शन होता है, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अदर चीजें क्या आ रही हैं, जैसे हैवी व्हीकल। अब ओवरबर्डन हो गया हैवी व्हीकल का एकदम, तो ब्रिज टूट सकता है क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो गई है और इरोजनल फीचर भी हो सकते हैं और पुअर क्वालिटी और मेंटेनेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। ये कुछ चीज़ें जो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसके विषय में हमने ये चीज़ें देखी। अब देख लेते हैं माही सागर रिवर के बारे में, कि माही सागर रिवर कहाँ से निकलती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, माही सागर रिवर को माही रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये मतलब कुछ जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उनमें से एक रिवर है, ठीक है? मतलब बहुत कम वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखोगे, जैसे ये तापी जा रही है, ये नर्मदा जा रही है, ठीक है? ये माही सागर, जिसे माही कहते हैं, ये जा रही है। साबरमती जा रही है और लूनी तो यहाँ जा भी रही है, मगर ये अरेबियन सी में नहीं गिरती है। देखो, एक मैंने शॉर्टकट बनाया था, VNST। ये क्या है VNST? विंध्या, यहाँ पर आपको विंध्या रेंजेस देखने को मिलेंगी। नर्मदा, नर्मदा रिवर। देन सतपुड़ा, यहाँ सतपुड़ा रेंजेस देखने को मिलेंगी, जो महाराष्ट्र के तडोबा और वैनगंगा एरिया में भी देखने को मिलती हैं। और देन तापी। तो VNST करके शॉर्टकट बनाया था ताकि आपको नॉर्थ से साउथ में क्रोनोलॉजी याद हो जाए। तो माही सागर आप रिवर देखोगे जो 3 स्टेट से होकर जाती है। पहले इसका ओरिजिन देख लेते हैं। इसका ओरिजिन मिनिंदा विलेज, धर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से होता है और ये विंध्यान रेंज में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। और ये 3 स्टेट से फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसका माउथ ऑफ रिवर जो इम्पटी होती है रिवर, वो गल्फ ऑफ खंबत में होती है, अरेबियन सी में। और इसका माउथ जो है बहुत ज्यादा बड़ा एस्चुरी है। एस्चुरी क्या होती है? देखो, एस्चुरी और हम डेल्टा में थोड़ा-सा अंतर आपको बता देते हैं, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। एस्चुरी क्या होता है? जब खारा पानी डायरेक्टली किससे मिलता है? अच्छे पानी से मिलता है, मतलब पीने वाले पानी से मिलता है। तो जब खारा पानी जब जाके पीने वाले पानी से मिलता है, तो एक तरह का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, किसके लिए? फिशरीज़ के लिए। तो इस चीज़ को हम एस्चुरीज़ कहते हैं। डेल्टा कैसे किसे कहते हैं? भाई, आपका ये अरेबियन सी है, मान लो ये हमारा इंडिया है।
ये बे ऑफ बंगाल है। अब बे ऑफ बंगाल में ये रिवर आई। अब रिवर इतनी स्लो आएगी कि जो टाइड्स है, टाइड्स मतलब जो पानी समुद्र में उठता है, गिरता है, डिस्कस करेंगे टाइड्स को भी। तो जो टाइड्स है, वो क्या है, रिवर तक नहीं पहुँच पाता और खारा पानी यहाँ पर नहीं मिल पाता, बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो इस चीज़ को हम डेल्टास कहते हैं। ये डेल्टा का फॉर्म बनाता है, मतलब ट्रायंगल बनाता है ऐसे, फनल शेप। तो ये डेल्टा बनते हैं, ये वर्ल्ड के फर्टाइल रीजन होते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। क्योंकि जो सेडिमेंट रिवर लाती है, मान लो यहाँ से रिवर चली, ये गंगा रिवर, अब भैया ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी यहाँ कहीं। अब यहाँ अगर ये सेडिमेंट लाई और बहुत फर्टाइल सेडिमेंट होते हैं भाई, यही फर्टाइल सेडिमेंट, इसी को बहुत ज्यादा यहाँ पर धान होता है और गेहूं भी हो सकता है, तो इस चीज को हम डेल्टा कहते हैं। आगे डिटेल देख लेते हैं माही रिवर की। देखो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हैं, जैसे वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, ये अरेबियन सी में वेस्टवर्ड फ्लो होकर अरेबियन सी में गिरती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ये इंपॉर्टेंट था फैक्ट, जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है यहाँ से, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो भाई ये घटना वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गई रिवर के लिहाज से, तो आपको पता ही होना चाहिए। कल्चरल रिलीवेंस क्या है? कल्चरल रिलीवेंस देखेंगे तो वर्शिप होती है यहाँ पर रिवर की, और सेवरल टेम्पल्स जो है इस रिवर की साइड पर मौजूद है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तो होती हैं ऐसी जगह, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब छोटे से एमसीक्यूज डालें, वैसे एडवांस एमसीक्यूज भी डालें, मगर पहले स्मॉल और मॉडरेट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ताकि एडवांस में दिक्कत ना हो। इसके बाद एडवांस देखेंगे। तो माही रिवर का ओरिजिन पूछा है, तो ये मध्य प्रदेश में ओरिजिन होता है। अभी हमने देख ली मंडला डिस्ट्रिक्ट में। ये देखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, मिंदा विलेज, सॉरी मिंदा विलेज धर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मिंदा विलेज धर डिस्ट्रिक्ट में। मेन रिवर फ्लो इनटू विच वाटर बॉडी, मतलब किस वाटर बॉडी में जाके ये गिरती है अरेबियन सी, ये भी हम देख चुके। ठीक है, फ्रंट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं ईडी से रिलेटेड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईडी अक्सर न्यूज में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कुछ लोग डंकी स्टाइल से कहाँ जा रहे थे, डंकी स्टाइल से यूएसए जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये चीज मतलब अगेन फिर से चालू हो गई है। तो कुछ लोग डंकी स्टाइल से विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे। देखो ये डंकी रूट, देखो डंकी रूट क्या होता है, जैसे कुछ इंडियंस हैं, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, मगर पैसा कमाने की चाहत है। उनको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे वहां जाके, तो क्या करते हैं, कुछ जो इलीगल काउंसलर होते हैं, जो कंसल्टेंसीज होती है, वो इलीगल रूट के थ्रू, मैक्सिको के थ्रू यहाँ से भेजेंगे आपको कोलंबिया, जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार का आप एक केस नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखते हैं, नार्कोस से रिलेटेड, किस तरह से वो कोकेन बेचता है। फिर पनामा होते हुए, मैक्सिको होते हुए आपको अमेरिका भेजा जाएगा। तो इसे डंकी रूट कहते हैं। मगर यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग। मैं आपको समझा देता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से इस केस में होती है। देखो क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, आप समझ लो, 1 मिनट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ये हम समझ लेते हैं। देखो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसमें कैसे बनता है, मान लीजिए कोई किसान है, उस किसान के पास कैश है। कैश जो होता है, किसान का कैश जो होता है, वो इलीगल नहीं होता है, क्योंकि किसान को कैश में मनी रखना अलाउ होती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब इस कंसल्टेंसीज को किसी ने 30 लाख रुपए दिए कैश की फॉर्म में। अब ये कैश की फॉर्म में जो 30 लाख रुपए दिए, ये कंसल्टेंसी कायदे में क्या है कि बैंक अकाउंट में सबमिट करना चाहिए वो पैसा, और बताना चाहिए ये 30 लाख रुपए कहाँ से आया। मगर ऑलरेडी डंकी रूट इलीगल है, क्योंकि बहुत जगह रेड हुई है ईडी की। तो ये क्या करती है, बैंक में पैसा ना जमा करके किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लगाती है। भाई यहाँ साइट बन रही है कोई कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पैसा लगाते हैं, धीरे धीरे इसे वाइट कर लेते हैं, या किसी संस्था को दे दिया, या कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे ऐसे खुलते हैं जो फर्जी बच्चे दिखाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो वाइट मनी है उसको, वो सॉरी ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। तो इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग इसे कहते हैं। देखो हर केस अलग अलग होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। अब नेक्स्ट बात देख लेते हैं कि ईडी कब स्टेबलाइज हुई और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो, ईडी का नाम पहले डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट था, अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1956 के बाद हुआ। ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस देखती है, मैंने आपको बताया। और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें जो वायोलेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या, मान लो यहाँ पर अमेरिका में
कोई बंदा इंडिया में पैसे भेजता है, किसके लिए? कि गरीबों की मदद के लिए, किसी एनजीओ को भेजे गए। मगर क्या हुआ कि एनजीओ का पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग की सहायता से उसका मिसयूज़ किया गया, ठीक है? ये जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है, क्योंकि आज ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आपको दिख रही है, मगर पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आती थी। वो सब चीज़ देखेंगे। प्रीमियर फाइनेंशियल एजेंसी है, जो देखती है कि किस तरह से हम फाइनेंशियल जो मदद दी जा रही है सरकार के द्वारा, उसको कैसे मिसयूज़ से बचाया जा सके। अब इसका जेनेसिस देख लेते हैं, मतलब हिस्ट्री ट्रेस कर लेते हैं। देखो, इसको स्टेबलाइज़ किया गया था 1 मई 1956 को एज़ अ एनफोर्समेंट यूनिट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और ये एक्सचेंज रिलेटेड मैटर को देखता था। मेनली फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 को ये इसके द्वारा देखा जाता था। ठीक है? इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। इसको हेड किया जाता है लीगल सर्विस ऑफिसर एज़ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है? इसके अदर ब्रांचेस बॉम्बे और कलकत्ता में है। 1957 में इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से जाने लगा, और इसका हेडक्वार्टर जो है इस टाइम मद्रास में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, अनदर हेडक्वार्टर जो है आपको मद्रास में देखने को मिलेगा। मतलब आपको दिल्ली में तो मेन हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मगर अदर ब्रांचेस कहाँ हैं ये देखने को आपको मिलेंगी। 1966 60 में क्या किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से इसका कंट्रोल हटाकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया। रेवेन्यू को क्यों दे दिया गया? कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है, कि आप जो एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, उसका मिसयूज कैसे हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, इसलिए इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में भेज दिया गया। ये आपको याद रखना है। किसमें? 1960 में। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज देखेंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको फील होगा वास्तव में सारी क्लैरिटी इसी लेक्चर से हो जाती है हमारी। फिर फेरा एक्ट 1947 में आया, फिर उसको रिप्लेस किया गया फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। तो फेरा एक्ट 1973 में फिर अमेंडमेंट आया, उसे फेमा बना दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को भी इंप्लीमेंट करता है। ठीक है? तो इस तरह की चीजें क्या हुई? ईडी के द्वारा की गई। तो ये हमने ईडी से रिलेटेड आर्टिकल देखा। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज पे जो रिलेटेड है वो एनपीआर और सेंसस से रिलेटेड है। देखो, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया है, जो अगर सेंसस होगा जो अप्रैल 2026 से चालू होगा, क्या उसमें एनपीआर का डेटा कलेक्ट होगा? देखो, एनपीआर क्या होता है? एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? 2003 का जो एक्ट आया था, मतलब एक्ट तो 1955 में आया था, मगर 1955 के एक्ट के आधार पर एक सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स, मतलब 2003 में रूल्स आए थे कि एक पॉपुलेशन का रजिस्टर बनाया जाएगा। तो 2010 में क्या हुआ था? इससे रिलेटेड कुछ और सेंसस से रिलेटेड एक्सरसाइज की गई, मगर 2015 में बहुत कम डेटा एनपीआर से रिलेटेड लिया गया। मतलब रिसेंटली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया है कि हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डाटा भी लेंगे। अब आप समझ लीजिए, देखो सेंसस में क्या होता है, मेनली आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, ये सब ट्रेस की जाती है। मगर एनपीआर में क्या है कि एक वर्ड बहुत फेमस हुआ था कि 6 महीने से अगर आप किसी जगह रह रहे हैं तो आपका एनपीआर में डेटा जाएगा, और 6 महीने आगे आपका क्या प्लान है, इस जगह रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसमें बायोमेट्रिक डेटा भी लेने का प्लान था, आइरिस स्कैन वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये सब चीजें क्या है, जो बहुत सारे लीडर हैं और अपोजिशन है उसने क्रिटिसाइज किया था कि एनपीआर को ही आगे चलकर एनआरसी में तब्दील किया जाएगा, और बहुत सारी माइनॉरिटीज कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें निकल कर आ रही थी। तो ये जो न्यूज़ है बस इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, हमारा माधव गाडगिल कमेटी जो थी उन्होंने क्या कहा था, और उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी ने कैसे वेस्टर्न घाट के जो नॉर्म्स थे, जो रूल्स बनाए थे, उन्हें रिलैक्स कर दिया। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि वेस्टर्न घाट और डेक्कन प्लेट्यू का कुछ स्ट्रेच जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आता है। 1986 में शायद इसे मिला था, कंफर्म नहीं है। तो क्या है, माधव गाडगिल
गाडगिल कमेटी ने क्या कहा था कि भाई आप कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच अपनाओ, ना कि ये है कि सेंट्रलाइज़ सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अपनाओ। तो ये चीज़ क्या हुई थी, 2013 में क्या हुआ, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई थी। उन्होंने क्या किया था, जो माधव गाडगिल कमेटी ने कहा था कि पूरा जो एरिया है उसे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित कर दो, ईएसजेड जोन घोषित कर दो, और कम्युनिटी को फॉरेस्ट राइट एक्ट की सहायता से, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की सहायता से कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करो। मगर ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें जो है उसमें तब्दील कर दी गई, नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया गया। तो आज जो वेस्टर्न घाट में वयानाड वगैरह में चीजें देखने को मिल रही हैं, जो लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, वो यही रीजन है कि उनके नॉर्म्स को, उनकी की हुई बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब वेस्टर्न घाट देख लो कौन-कौन से स्टेट में आता है। आप देखोगे इधर से गुजरात में आएगा, महाराष्ट्र में आएगा, गोवा में आएगा, ठीक है? कर्नाटका में आएगा, केरला में आएगा और ये तमिलनाडु में आएगा। आपको ये पता होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्टेट से होकर जो है, और 1 यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर 1 यूनियन टेरिटरी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर केवल 7 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से पास होता है। ये ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी के द्वारा डाले जाते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि की फीचर क्या है, आप जानते ही हैं वेस्टर्न घाट में रिच बायोडायवर्सिटी है। बहुत सारी स्पेसीज हैं, बहुत सारे एनिमल हैं, फ्लोरा है, फाउना है। हाइड्रोलॉजिकल रोल, बहुत सारी रिवर जैसे गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, ये यहीं से वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस, भाई मानसून में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि विंड को ट्रैप करता है, और यहाँ पर हाई रेनफॉल देखने को मिलता है ड्यू टू वेस्टर्न घाट, ठीक है। डाइवर्सिटी तो आपको पता ही है कि अन्नाई मोड़ी हिल्स जो है यहाँ की लार्जेस्ट पीक है, और बहुत सारे यहाँ पर प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, वैली देखने को मिलेंगी, पीक देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डेक्कन ट्रैप वॉल्केनो। ये चीज यहाँ पर ये बताई गई है कि किस तरह से यहाँ पर वॉल्केनो का ओरिजिन हुआ। यहाँ पर मैसिव बासाल्टिक लावा है। क्या हुआ, जब गोंडवाना लैंड जो है वो अलग हुआ, मतलब पृथ्वी का जो भाग है वो क्या है, एक एस्थेनोस्फीयर पर है। आप ये जान लो, मान लो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारी लेयर हैं, जैसे कोर मिलेगी, अपर कोर मिलेगी, मेंटल मिलेगा, एस्थेनोस्फीयर मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा। तो जो क्रस्ट का भाग है वो एस्थेनोस्फीयर लिक्विड्स की तरह, जो एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर डोलता हुआ मिलेगा। तो क्या होता है, जब गोंडवाना लैंड पृथ्वी से, सॉरी, भाग में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से गोंडवाना लैंड से जो भारत का हिस्सा टूटता है तो ये ऊपर को जाता है, और जब ये ऊपर को जाता है तो इसमें क्या होता है, जो डेक्कन ट्रैप का वेस्टर्न एज है, मतलब आप मान लो ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये हिमालय यहाँ से टकराएगा, तो यहाँ पर जो डेक्कन ट्रैप है इसका वेस्टर्न एज है, ये क्या होता है, टूट जाता है। जब ये टूट जाता है वेस्टर्न एज, तो इसमें बहुत ज्यादा शार्प क्या है, आपको ट्रैप देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको क्या है, शार्प एज देखने को मिलेगा। आप कभी भी अरेबियन सी की साइड जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक खाई टाइप की, जबकि आप बे ऑफ बंगाल साइड जाएंगे तो आपको खाई देखने को नहीं मिलेगी, डेल्टा देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे, यही चीज यहाँ पर बताई गई है। और वेसाल्टिक लावा क्या होता है, वेसाल्टिक लावा की एक खासियत है, इसमें सिलिका कंटेंट बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब 45 से लेकर 52%। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी थिकनेस बहुत कम हो जाती है, तो इसीलिए इसे ट्रैप कहा जाता है। ट्रैप का क्या मतलब होता है, एक स्वेडिश वर्ड है। ट्रैप का मतलब होता है स्टेयर से, पहले हॉरिजॉन्टल ये जम गया, फिर इसके ऊपर जम गया लावा, ये जम गया। तो इस तरह की यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। बेसिक चीज बताई गई है कि वेसाल्टिक लावा क्यों है और क्या रीजन है, वेस्टर्न एज इतना शार्प है, ये सब बातें देखने को मिलेंगी। कैसे डेक्कन प्लेट्यू में फ्रैक्चर आता है और अरेबियन सी जो है सबसाइड कर जाती है। ये सब चीज मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता दी। आगे क्या बताया गया है भाई, आगे माधव गाडगिल कमेटी के बारे में डिस्कस किया है। क्या चीज बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि 2011 में एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल बनाया गया। जो ये वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल बनाया गया, तो इसने सारे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन कहा, और कहा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के थ्रू इनको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। मैंने जैसा आपको बताया, 2013 में कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट आई, इन्होंने नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया, रूल्स को रिलैक्स कर दिया, और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा हुआ देखने को मिला। इससे क्या हुआ, बहुत सारी चीजों में लॉसेस देखने को मिले।
नेक्स्ट बात क्या बताई गई है कि आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू 2006 के थ्रू कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए और ताकि उनकी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो ये डिस्कशन था। हम देख लेते हैं आज के एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत एडवांस लेवल के हैं। पहला क्या है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको सही बताना। पहली चीज क्या बताई गई, ईडी एक स्टेचुटरी बॉडी है। भाई मैंने कहाँ डिस्कस किया ईडी स्टेचुटरी बॉडी, मैंने आपको बताया 1956 में जब ईडी को बनाया गया था तो क्या थी ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनाया गया था। ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। फिर क्या है इसमें बताया कि इसे स्टेबलाइज किया गया पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत। नहीं, ये इसको इम्प्लीमेंट करती है, इसके तहत नहीं किया गया। तो पहला तो गलत हो गया, तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बी सही है। तो दूसरा तीसरा देख लेते हैं। इट इन्फोर्सेस, ये इन्फोर्स करती है फेमा एक्ट को और पीएमएलए एक्ट को, बिल्कुल सही है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इट फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बहुत अच्छा। ये मैंने कहा था, आप याद रखना है कैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ये चला गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चौथा देख लें। इट पावर इंक्लूड अरेस्ट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कंटेंटिंग प्रोसिक्यूशन अंडर कंपनी एक्ट 2013, बिल्कुल गलत, ऐसा ये कुछ नहीं कर सकता। आप देख लो, पहला गलत है क्योंकि ये इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनाया गया था। बहरहाल ये इंप्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर इन दोनों एक्ट को। दूसरा करेक्ट है क्योंकि फेमा को इंप्लीमेंट करता है और पीएमएलए को। तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा इनकरेक्ट है क्योंकि ये कंपनी एक्ट को इन्फोर्स नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं माही रिवर से। भाई माही रिवर इंपॉर्टेंट हो गई गंभीरा ब्रिज के कारण जो ट्रेजिक इंसिडेंट देखने को मिला। ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, राजस्थान से फ्लो होते हुए गुजरात में इंटर करती, बिल्कुल एकदम ठीक। ये बिल्कुल सही है, सी कट गया, बी कट गया इसमें। माही रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, बहुत जोर देकर मैंने ये बताया था, बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, अभी भी एक कोई नहीं कटा। माही बजाज सागर डैम मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ गुजरात, मैंने ये नहीं बताया था, ये गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है। तो तीसरा गलत हो गया, तो तीसरा गलत हो गया, सी कट गया, डी कट गया, ए चौथा सही है। रिवर अल्टीमेट ड्रेन अरेबियन सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अगला आर्टिकल वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, आर्टिकल नहीं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इजी लग सकते हैं, अभी प्रीलिम्स नहीं आ रहा, आपके दिमाग में भय नहीं होगा। जितना भय कम होगा उतना आप जो है चीजों में हार जाओगे। ठीक है, भय भी जरूरी है, लाइफ में भय का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको पता है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। नेक्स्ट बात, क्वेश्चन क्या है कि वेस्टर्न घाट के रेफरेंस में कुछ पॉइंट दिए हैं, आपको बताना है। माधव गाडगिल कमेटी रिकमेंडेड डिक्लेयरिंग इंटायर वेस्टर्न घाट ए रीजन ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, मैंने आपको बताया था डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी लेड गवर्नेंस, मतलब आप डिसेंट्रलाइज रूप से कम्युनिटी लेड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करो, लोगों को इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ ताकि वो फॉरेस्ट्री को उड़ाएं, बिल्कुल सही है, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है। प्लीज लर्न दिस एंड रिवीजन डे टू डे। कस्तूरी रंगन कमेटी रिड्यूस्ड एरिया, बिल्कुल सही है। सजेस्ट लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, ठीक है बिल्कुल। इन्होंने भाई लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ही कम कर दिया था, तो एक कट गया यहाँ से, दूसरा भी सही है। बोथ कम्युनिटी वर्क कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बिल्कुल गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कोई रोल नहीं था। अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का रोल देखने को मिलेगा। कस्तूरी रंगन ने रिड्यूस कर दिया था एरिया, इन्होंने 64% जो है अप्रॉक्स वेस्टर्न घाट के एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी गलती हो सकती है मुझसे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मगर मेरी एक ही गुजारिश है, आप ज्यादा कमेंट लाइक कीजिए, इससे क्या होता है यूट्यूब की रीच बढ़ती है। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो इसे प्रमोट कर लेते, हमारे पास पैसे की कमी है। थैंक यू वेरी मच।